इंग्लैंड में आया हूँ। यूके का ट्रिप शायद ना पूरा हो कि अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनियन ना जाएं, और उससे भी ज़्यादा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट से हम ना मिलें। हराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी नौजवान मूसा हराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। What did you learn about economic while you were working in LSE and Howard? An economist is a doctor, and an economy is like a patient. And if you ask a doctor which medicine works, they'll always tell you depends on the patient, depends on the illness, depends on their age, depends on their background, depends on a bunch of factors, right? I think it's the same with economics. When you move here, what was the perception about Pakistan? It was so unfortunate. इतनी बदकिस्मती की बात है कि उनको लगता है कि हम पाकिस्तान में लैंड करते हैं, लाहौर एयरपोर्ट से निकलते हैं और एक बॉम्ब ड्रॉप होता है और वहाँ एक और दहशतगर्द आता है, तो इनकी तो दिमाग में जो इमेज है पाकिस्तान की, वो कम्प्लीटली एक फॉल्स इमेज है जो एक मीडिया नैरेटिव की वजह से बनी हुई है। जिस दिन आप किसी इदारे को, किसी और मुल्क को या किसी और बंदे को वजाहतें दे रहे हो कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो उसमें पाकिस्तान ने बहुत यूज़ किया है। Why did you decided to join the student union? जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस सोसाइटी है, तो इनिशियली मेरा बस ये दिल था कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन ज्वाइन करूं और उसमें एक स्पीच करूं और डिबेट करूं, और उससे ज़्यादा अगर कोई ख्वाहिश थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक डिबेट ऑर्गेनाइज़ कराऊं कश्मीर के ऊपर, या डिबेट ऑर्गेनाइज़ कराऊं पैलेस्टाइन के ऊपर, जो कि हमारे दुनिया के ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें लोगों के हकूक़ के ऊपर आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी डज नॉट डू अ गुड जॉब ऑफ रेजिंग देयर कंसर्न्स। Where is the problem that we are unable to position Pakistan, a country which can give something to the world? मैं एक कंप्लीट एंड अटर ऑप्टिमिस्ट हूँ पाकिस्तान के बारे में। अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के पास हैं इस टाइम दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं। थोड़ा ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, Musa, thank you so much for taking the time out. इंग्लैंड में आया हूँ। मैंने कहा कि जाने से पहले आई थॉट के यूके का ट्रिप शायद ना पूरा हो कि अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनियन ना जाएं, और उससे भी ज़्यादा कि ऑक्सफोर्ड यूनियन के पाकिस्तानी प्रेसिडेंट से हम ना मिलें। सो बहुत बहुत मुबारकबाद फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू हियर। बहुत खुशी हुई मुझे आप यहाँ आए हैं, और I'm looking forward to the interview. थैंक यू, थैंक यू। सो बिफोर वी गो इनटू कि आप प्रेसिडेंट बने कैसे, मे बी लेट्स गो लिटिल बिट बैक कि लोगों को हम बताएं कि मूसा है कौन, कहाँ से शुरू हुआ ये सारा सिलसिला। सो वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डिड यू स्टडी इन पाकिस्तान, और फिर यहाँ आप कैसे पहुँचे? पाकिस्तान में लाहौर में पैदा हुआ था, पर पीछे से जो मेरी फैमिली है हम लोग कबीरवाला से हैं, खानेवाल में, और मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लाहौर में पैदा हुआ। फिर मैं एचएसएन में पढ़ा था, मेरी स्कूलिंग जो सेकेंडरी स्कूलिंग है वो एचएसएन से है, और एचएसएन के बाद आई केम टू इंग्लैंड फॉर बोर्डिंग स्कूल। तो सरे में चार्टर हाउस स्कूल है एक, मैं वहाँ था। उसके बाद मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की इकोनॉमिक्स में LSE और हार्वर्ड से, एंड देन आई एम डूइंग माय मास्टर्स एट ऑक्सफोर्ड, एंड नाउ आई एम विद यू फॉर एन इंटरव्यू हियर। नाइस। सो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, उस टाइम क्या प्लान था कि मुझे, लाइक एक होता है ना बचपन से, स्पेशली अगर आपने अब एचएसओनियन है या जनरली अगर आपने इन स्कूल्स में पढ़ा हुआ है कि यार मुझे फाइनली जो है वो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या हार्वर्ड या वो था, एंड आई नीड टू गो इनटू लाइक अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड। सो व्हाट वाज द प्लान व्हेन यू वर सॉर्ट ऑफ ग्रोइंग अप? To be very honest with you, I can sit here and say कि मेरा बचपन से ख्वाब था to come to Oxford or to become union president. बचपन में ऐसे ख्वाब देखे ही नहीं, कोई इस तरह प्लान नहीं था। I was a good student, nothing exceptional, not a bad student either. And it was a great time. I'd had a lot of friends. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, पर कोई इस तरह ग्रैंड स्कीम में प्लान नहीं थे मेरे कि कुछ करूँगा। पेरेंट्स का दिल था कि मैं डॉक्टर बनूँ, और मेरा उस टाइम कोई नहीं था, मतलब फ्यूचर के मसले हैं बाद में देखी जाएगी। लाइक बिल्कुल कोई नहीं था कि मुझे कुछ, मेरा कोई इस तरह, मतलब ऑब्वियसली ये था कि अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, पर इट वाज वेरी मच गोइंग विद द फ्लो। क्योंकि मैं आपको बैठ के कहूँ कि मेरा बचपन से कोई ग्रैंड स्कीम थी कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट ट्रू। एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ बैड नैरेटिव टू सेल, बिकॉज फिर लोगों को लगता है कि इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू नीड टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन और प्लान। बट आई रियली डिड, उस हर लम्हे में, हर at every stage मैंने भरपूर मेहनत की, and just did my best, and then doors kept opening. So HSN में आपने A levels तक तकरीबन जी, O levels तक जी।
and then यहाँ आप आए for your A levels. So how was that like period? Because normally लोग या तो जैसे मैं इंग्लैंड आया था for my bachelor's and master's, पर वो जो पिछले वाला 2 साल का एक है, that's a very also unique, and then you're also very young because bachelor's में तो चले फिर भी आप 18-20 साल के हैं, जी। तो you know. So how was that time for you? It was a very transformational time. क्योंकि जिस तरह आपने कहा है कि I was very young, लेकिन क्योंकि मेरी फैमिली सारी पाकिस्तान से है, सारी पाकिस्तान में रहती है, तो जो वो पाकिस्तानी वैल्यूज़ हैं वो मेरे वालिदैन ने मेरे अंदर इंस्टॉल की हुई थी। पर फिर भी एक बहुत यंग एज में मैंने जो यहाँ के डिफरेंसेस देखे, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी प्रोटेक्टेड लाइफ है। पाकिस्तान में हम मतलब लाहौर में जब मैं रहा था तो मोस्टली जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे वो पंजाबी थे सारे, तो वो कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था। पर यहाँ जब मैं बोर्डिंग स्कूल में आया तो मेरे साथ पूरी दुनिया के लोग थे, ब्रिटिश स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन्स भी थे, फ्रेंच स्टूडेंट्स एज वेल, जर्मन्स, मलेशियन, साउथीज, फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उसने जो मेरे ऊपर एक उसका जो इम्पैक्ट हुआ कि मेरी जो आउटलुक थी वो बढ़ी, कॉन्टैक्ट्स बढ़े। पर मेरा आई थिंक यहाँ आने के बाद जो एक डिज़ायर है पब्लिक सर्विस में वो यहाँ आके शुरू हुई थी, क्योंकि उससे पहले मुझे पाकिस्तान में तो कोई इस तरह आई वाज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, वाज हैप्पी। व्हेन आई गॉट हियर आई रियलाइज्ड दैट व्हेन यू सी द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल इन इंग्लैंड या अमेरिका या इन द वेस्ट, it's a beacon of hope of what we can be, right? There's no reason that we cannot be like people here, right? There's no fundamental difference 7 hours on a flight away, right? They're all humans as well. So that desire which came from seeing how people enjoy a substantially better quality of life here really led to me wanting to get involved in public service. तो फिर मैंने कहा मेडिसिन का तो प्लान नहीं है। फिर मैं आपको बताया पहले भी कि मेरा दिल था हिस्ट्री पढूं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट हो रहा था कि पॉलिटिक्स में, पब्लिक सर्विस में। और बचपन से हिस्ट्री का शौक था? हिस्ट्री का मुझे बचपन से शौक था। And what kind of history? So I'll tell you why. Because पाकिस्तान में हमारी एज में जो रट्टा था उस पर बड़ा एम्फेसिस था, तो हिस्ट्री में उस लेवल तक बहुत अच्छा रट्टा लग सकता था। Just memorize everything and you just replicate the answer and you get great marks. और रिमेंबर कि उसमें मुझे उन्होंने ना एक दफ़ा हिस्ट्री एग्जाम में मुझे फुल मार्क्स मिले इसमें, और उसने नीचे इसने लिखा कि लर्न लाइक अ पैरट, और जो टीचर की तरफ से एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। और मैं भी अपने साथ आई वाज वेरी प्राउड कि यार देख लर्न लाइक अ पैरट। बस मैं 12 or 13 उस टाइम मैंने कहा क्या बात है, रियलाइज किया ये तो ब्रो बाद में अंदाजा हुआ कि दैट इज नॉट हाउ लर्निंग शुड बी। तो हिस्ट्री आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन बिकॉज यू कांट अंडरस्टैंड द प्रेजेंट unless you know the past, right? And I think history repeats itself in cycles. And the reason it repeats itself in cycles is because most people don't understand the lessons from the past. They don't internalize them. History का मुझे बहुत शौक था, but my parents wanted to do medicine. So as a compromise, उन्होंने कहा कि history करके क्या करोगे? So as a compromise, we landed on economics. Because economics is a good amalgamation of politics, history, maths, and all social sciences combined in one. And why did your parents send you abroad, university से पहले for the boarding? What was the reason? I think they just wanted the best education for me possible. और उन्हें लगा कि पाकिस्तान में HSN एक बहुत आला इदारा है। HSN was incredible and it was one of the best years of my life in HSN. फिर उसके बाद they wanted better. But like in Pakistani university क्यों नहीं pick किए? Because I went for schooling. And also like that was like you also wanted to go out, या was it like more of कि अम्मा ने कहा कि अच्छा बेटा अगला तूने जो है वो जाके No, boarding I wanted to go out because at that time, when you're young, वो excitement होती है to go out, be on your own, learn on your own, live on your own, be independent. और मुझे हमेशा ये ख्वाहिश थी कि बाहर जाऊँ और जो आला इदारे हैं उनसे सीखूँ। एक एक्साइटमेंट भी थी और एक क्यूरियोसिटी भी थी कि इतने जो हिस्ट्री के ग्रेट लोग पढ़े हुए हैं इन इदारों से, तो एक ऐसे इन इदारों में ऐसी क्या चीज़ है कि उन्होंने ऐसे इस तरह के लीडर्स प्रोड्यूस किए हैं। तो एक एक्साइटमेंट थी, क्यूरियोसिटी थी और दिल था कि जाऊँ। And what did you learn HSN में पढ़ के, which is Pakistan का one of the best like schools and colleges?
and then like also studying abroad, like what did you see the similarities or any differences in the Pakistani education system if you compare with outside? HSN जो है, it gives you great training in how to deal with people. So मैंने जो पाकिस्तान की एजुकेशन और यहाँ की है, बहुत फ़र्क है. पाकिस्तान की एजुकेशन में आपको you learn how to carry yourself, how to interact with people. It's a great education in social behavior and socializing, right? जो यहाँ की एजुकेशन थी, वो उसमें emphasis था on learning. And it was not just education to pass exams or get into a specific university या कुछ. पर यहाँ की एजुकेशन थी जिसमें ये था कि आप अपना दिमाग खोलो, दिमाग खुले और कोई बंदा सीखे. Learning as a passion. Education is not some, in Pakistan it was still, I think at least maybe it was me, maybe not the institution. पाकिस्तान में जब मैं था, मैंने हमेशा एजुकेशन को एज अ बर्डन लिया था कि यार एग्जाम आ रहा है, पास करना है, वो करना है. यहाँ आके मुझे अंदाजा हुआ कि एक्चुअली कैन बी समथिंग व्हिच यू कैन एंजॉय, राइट? इट कैन बी समथिंग व्हिच एनरिचेस यू. और थोड़ा सा हम आगे चलें, सो यू डिड योर बोर्डिंग जी. और वहाँ से फिर LSE आप आ गए. Yes. और LSE में आपकी डिग्री वाज इन Economics as well. और हाउ वाज दैट sort of 3 years of your time? Yeah, so it was a 4-year undergraduate, part in LSE and part in Harvard. So LSE was incredible. I think it's the London School of Economics. दुनिया का बेस्ट प्रॉब्ली इंस्टीट्यूट है इकोनॉमिक्स के लिए. तो वहाँ से जो रियल मेरा पैशन इकोनॉमिक्स में था, वो वहाँ से शुरू हुआ. और LSE ने दुनिया के बहुत, जो इनकी पूरा इंग्लैंड का वेलफेयर सिस्टम है, वो बेवरेज रिपोर्ट में LSE के अलमनाई थे, उनसे बनी, उनसे निकला सारा. तो इट वाज एन इनक्रेडिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी. और वहाँ मेरा जो पैशन इकोनॉमिक्स में था, वो बहुत वहीं से शुरू हुआ सारा. और वहाँ से फिर ऑक्सफोर्ड का कैसे सफर? पहले हार्वर्ड गया LSE के बाद. एंड हार्वर्ड वाज रियली अ ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस बिकॉज आई थिंक इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में अभी भी क्योंकि कॉमनवेल्थ का पाकिस्तान हिस्सा है, obviously there's still some similarities or some between British culture and Pakistan. There's still some, the diaspora itna idhar Pakistani, so there is some familiarity, if not similarity is the right word. America is a completely different ball game. In what way? In the sense कि जो scale था चीज़ों का वहाँ, it was exceptional, and it's really, you really feel that you're in a capitalist society. In Pakistan, and even in England, everyone is not obsessed with making money. Even in England. Everyone wants to make money, but you don't have this capitalist fervor around you, right? Wahan, it's really, the scale is immense. And everyone just is obsessed with dollars. And it's truly a capitalist society, which is at the frontier of technology. Innovation पे focus है. I think England में अभी भी वो focus है on education, on a more classy experience. Because America does not care about dressing up in a fancy suit and You just have to make money, bas. speaking articulately, and they don't care about any of that. You can wear flip-flops and a t-shirt, but if you have a good idea, you can make a lot of money. And what did you learn about economics while you were working in LSE and Harvard? Like on a very macro level. Like as a whole के economy किस तरीके के साथ दुनिया की, अगर हम दुनिया के लेंस से उसको देखें? I think इस तरह तो बहुत, मेरी पूरी एजुकेशन में 1 मिनट में तो नहीं उसको समराइज कर सकता, लेकिन एक जो लेसन मुझे मिला उससे बहुत, वो ये था कि अभी पॉपुलर डिस्कोर्स में बहुत आप सुनते हो कि लोग कहते हैं कि one specific school of economic thought is how growth happens. Yeah, if you do X, Y, and Z, growth happens. मुझे जो अंदाज़ा हुआ after studying is that an economist is a doctor, it's like a doctor, right? And an economy is like a patient. And if you ask a doctor which medicine works, they'll always tell you depends on the patient, depends on the illness, depends on their age, depends on their background, depends on a bunch of factors, right? I think it's the same with economics. There is no right one view, no one ideology which will lead to growth, right? You have seen, आपने देखा है कि बहुत countries थी जिनमें जमहूरियत नहीं भी थी और उन्होंने बहुत आला ग्रोथ हासिल किया, और कुछ ऐसी countries जिनमें जमहूरियत होने के बावजूद ग्रोथ नहीं आई
तो ये कोई there's no one approach to or one answer to the situation. और वहाँ से फिर यू फिनिश योर बैचलर्स Yeah. एंड देन यू मूव टू ऑक्सफोर्ड Yes. और यहाँ क्या डिग्री थी यहाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मैं एमफिल इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ इधर. और लाइक व्हाट वाज द रीजन ऑफ डूइंग एमफिल बिकॉज बैचलर्स तो हो गया बिकॉज ज़्यादातर लोग हैं ना कि बस क्विकली मास्टर्स किया एंड देन यू मूव इनटू द यू नो द So Oxford में मास्टर्स, it's a master's in economics, 2 साल का था. So it was the only masters in economics at Oxford. So I applied to Oxford, and it was one of the institutions which I really deeply admired. और मेरा बहुत दिल था, ख्वाहिश थी आने की, और अल्लाह ताला का शुक्र था, एडमिशन हुआ, तो I came here. और इन इसको अगर आप ऑक्सफोर्ड को कंपेयर अगर आप करें एलएससी से या हार्वर्ड से तो इनके अंदर क्या डिफरेंस और सिमिलैरिटीज यू हैव सीन LSE पे बहुत टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस था, इसलिए आप देखेंगे कि इंग्लैंड की जो टॉप की सिविल सर्विस है वो सारी LSE से आती है. टॉप के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो LSE से हैं, बैंकर्स LSE से हैं. जो टेक्निकल क्राउड है वो सारा LSE से है. ये टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस था. हार्वर्ड में फोकस था टू जस्ट बी समवन हु कैन ब्रिंग चेंज, एंड दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन फील्ड. बिजनेस नहीं, टेक्नोलॉजी भी, पॉलिटिक्स भी, काफ़ी डिफरेंट एवेन्यूज़ में. Oxford may focus है to be the best version of yourself, and the focus is not necessarily on education itself. Education is a big part of it, but it's also about debating, public discourse, how you conduct yourself, how you carry yourself. That the Oxford education, जो हम मजाक करते हैं कि Oxford की जो education है उसमें जो पढ़ाई है वो तो कभी कभार फीचर होती है. So we have to change the room. So we are in a new room. अगर audience भी हमें देख रहे हैं. So I think let's move into your time in Oxford now. जी. So इधर आप किस साल में आए हो? मैं यहाँ सितंबर 2023 में आया. ठीक है. और this is your MPhil basically. जी. This is a 2 years degree. जी. ठीक है. और ये किस तरह जा रहा है? Like again compared to the other, is it like more academic intensive? Is it तो like more? एमफिल जो है इकोनॉमिक्स में वो पहला साल तो काफ़ी एकेडमिकली इंटेंस था. लेकिन ऑक्सफोर्ड जब मैं आया तो मैं पढ़ पढ़ के थोड़ा थक गया था पहले साल के बाद. तो मैंने उसके बाद ज्वाइन किया ऑक्सफोर्ड यूनियन, और वो चलता रहा. लेकिन वो तो आई थिंक विल गेट इनटू डिफरेंट सेगमेंट, तो विल गेट ऑन टू दैट. लेकिन ऑक्सफोर्ड हैज़ बीन इनक्रेडिबल सो फार. जो एमफिल इकोनॉमिक्स उसमें रिसर्च बहुत होती है, और साथ एकेडमिक्स भी, आपकी टीचिंग भी होती है. रिसर्च में मेनली कर रहा हूँ रेमिटेंसेस पे और इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, और उस पर तो उसमें I'm analyzing that, checking that out. And then how did you move into the Oxford Union के पूरे ecosystem के अंदर? And then I'll not say अचानक, but again I think जो हम पहले भी बात कर रहे थे और ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने वो स्टार के साथ भी जो डिस्कशन की कि अचानक हमने देखा कि 2 पाकिस्तानी प्रेसिडेंट्स, 2 भी नहीं, से पहले अहमद नवाज भी थे, फिर मलाला, और फिर मलाला वाज नॉट, आई थिंक बेनज़ीर, और उनसे पहले एक शायद और कोई. I'm the fourth. बेनज़ीर थी, इसरार, अहमद नवाज था. सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब से कोई नहीं थे. जो पहले 3 थे वो बाकी 3 सूबों से थे हमारे पाकिस्तान के. इंटरेस्टिंग. सो इसमें आप कैसे आए? लाइक व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू जॉइन द स्टूडेंट यूनियन? जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस सोसाइटी है. तो इनिशियली मेरा बस ये दिल था कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनियन ज्वाइन करूं और उसमें एक स्पीच करूं और डिबेट करूं. और उससे ज़्यादा अगर कोई ख्वाहिश थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक डिबेट ऑर्गेनाइज़ कराऊं कश्मीर के ऊपर, या डिबेट ऑर्गेनाइज़ कराऊं पैलेस्टाइन के ऊपर, जो कि हमारे दुनिया के ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें लोगों के हकूक़ के ऊपर आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी डज नॉट डू अ गुड जॉब of raising their concerns. So that was my aim, and that was the motivating factor. एक और जो motivating factor था was I thought that Pakistani representation at an international level very limited, and whatever spotlight जो हमें मिलती थी discourse पे या media पे, it was always frankly terrorism related, right? There was no positive attention in Pakistan. So I thought कि अगर मैं union join करूँ इसके through डिस्कोर्स के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, कि पाकिस्तान पे एक पॉजिटिव लाइट डाल सके. एंड व्हेन यू मूव हियर एंड यू स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, मतलब ऑक्सफोर्ड में तो आप अभी आए, बट इंग्लैंड में तो आप ज़रा काफ़ी पहले से थे. व्हाट वाज द परसेप्शन अबाउट पाकिस्तान जनरली जो आपको मिला लोगों में? इतनी, इट वाज सो अनफॉर्चुनेट, इतनी
बदकिस्मती की बात है कि उनको लगता है कि हम पाकिस्तान में लैंड करते हैं, लाहौर एयरपोर्ट से निकलते हैं और एक बॉम्ब ड्रॉप होता है और वहाँ एक और दहशतगर्द आता है, तो इनकी तो दिमाग में जो इमेज है पाकिस्तान की, तो कम्प्लीटली एक फॉल्स इमेज है जो एक मीडिया नैरेटिव की वजह से बनी हुई है। और एक्चुअली मैंने कुछ अपने यहाँ से जो दोस्तों को होस्ट किया पाकिस्तान में, और जब वो पाकिस्तान आए, आई थिंक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है, जो जितने भी मैंने लोग देखे जो पाकिस्तान आते हैं, they are overwhelmed by the hospitality of Pakistanis, and they are impressed by the beauty of the country, right? उनको एक they're amazed at how incredible Pakistan is, how diverse Pakistan is, and how much Pakistan has to offer. तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ थी कि है यहाँ अभी भी एक इमेज है कि पाकिस्तान एक बहुत बहुत करप्ट सोसाइटी है, एक इमेज है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, जो कि it's completely false. And why do you think, like, what's the reason? Is it that they also don't want to learn about Pakistan? Because again, in the world of digital, it's not that difficult that you go and start learning about a society or a country. Or do you think we are not a good PR managers? No, I think definitely. I don't think it's. देखिए, a random citizen of England or a random citizen of America has no responsibility or duty to learn about a foreign country, right? They just वो तो जो open जो सामने आएगा वो टीवी खोलेंगे, जो देखेंगे तो वही इमेज बनेगी ना। ये एक मुल्क के ऊपर इम्पेरेटिव होता है कि उसकी पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करे, और ना हमारे पास इसमें दो इशू हैं। एक तो हमारे पास कोई अच्छा, आई थिंक एक बहुत डर्थ है हमारे पॉलिटिशियंस में, हमारे मुल्क की जो लीडर्स में, of representing Pakistan at the international stage. We really need to improve that. And that harms us in every way possible. It harms our economy because we don't have people who can articulate a decent enough vision for the future, which means investors don't have the confidence to invest in Pakistan. We don't have people who can propagate our foreign policy and our narrative and our stance on things, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी भी हार्म होती है ना। हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जो आर्टिकुलेट कर सकें यूएन पे जाके या आईएमएफ पे जाके, वर्ल्ड बैंक पे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाके कि पाकिस्तान के क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं और हम क्या सफ़र कर रहे हैं। तो वो जो भी आप नैरेटिव में जब आप एक स्पेस नहीं आप इमर्ज करते अपनी, तो देन countries which are hostile to you or countries which are not seeking the best for you are the ones who win, right? The worst thing you can do is let someone else define you. जिस दिन आप किसी और इदारे को, किसी और मुल्क को या किसी और बंदे को एक इजाज़त दो कि वो आपके ऊपर एक इमेज बना सके, आपको डिफाइन कर सके, तो फिर तो आप डिफेंसिव पे खेल रहे हो ना। फिर आप अपनी वजाहतें दे रहे हो कि यार मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया। तो उसमें मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने बहुत लूज़ किया है कि हमें एक क्रेडिबल नैरेटिव और एक पॉजिटिव इमेज दुनिया में नहीं रखी। और हम कर सकते हैं, हमारे पास तो इतना प्लेटफॉर्म है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, आई थिंक अबाउट 10 मिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है इन अमेरिका, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड अलोन 1.6 मिलियन पाकिस्तानीज़, दुबई में, इन द गल्फ कंट्रीज़। तो ये जो दुनिया की अमीर तरीन मुल्क हैं उनमें बहुत पाकिस्तानी डियास्पोरा है, हु इज़ डूइंग वेरी वेल। And if we had credible representation, articulate representation on the international stage, then the diaspora would also be good ambassadors for Pakistan. So, और फिर elections में आप कैसे so इसरार the previous जो आपके colleague president थे Oxford Union के, he was the president and then you joined his sort of whole camp. तो मैंने मेरा कोई इतना desire नहीं थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की, क्योंकि पाकिस्तान में मैं ग्रू अप, तो पाकिस्तान में तो कोई इतनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, आपको भी पता होगा हमारे वहाँ बैंड है तो इतनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं देखी जाती। फिर यूनियन में मैंने जेन्युइनली, अगर मैं सच बताऊँ, कोई ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी नहीं थी। कुछ लोग होते हैं जो ऑक्सफोर्ड आते हैं, बड़ा मजाक है, वो ऑक्सफोर्ड आते हैं इस मकसद से कि वो एक दिन यूनियन के प्रेसिडेंट बने। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब केम्ब्रिज को रिजेक्ट करते हैं, बाकी आईवी लीग्स को रिजेक्ट करते हैं, ऑक्सफोर्ड आते हैं simply with the hope कि वो एक दिन प्रेसिडेंट बन सकें। And why is this presidency का जो टाइटल है is very important? इंग्लैंड में उसकी दो वजूहत हैं। ऑब्वियसली इफ़ यू आर ब्रिटिश स्टूडेंट, तो इसमें इफ़ यू वांट टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, तो
तो यहाँ पार्टीज़ हैं दो जो मेजर हैं, कंजर्वेटिव और लेबर, अब तो खैर और भी आ रही हैं रिफॉर्म वगैरह, लेकिन जो मेजर दो पार्टीज़ हैं तो उनकी जो टिकट होती है, यू नीड टू अप्लाई फॉर टिकट फॉर द पार्टी, राइट। और वो पार्टी डिसाइड करती है कि आपको टिकट एक सेफ सीट से मिलेगी या एक मुश्किल सीट से मिलेगी। अगर सेफ सीट से टिकट मिल जाए तो इट बेसिकली मीन्स दैट यू practically have a confirmed spot in parliament, right? And things, leadership positions like the Oxford Union presidency have traditionally helped them. तो अगर आपने ऐसी पोजीशंस हासिल की हुई हैं तो पार्टी आपको एक सेफर सीट देती है। तो इसलिए जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं यहाँ जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है उनके लिए एक बहुत हाई रिवॉर्ड है प्रेसिडेंसी का। एंड ऑब्वियसली आई थिंक फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट करियर एंगल इज़ वन, बट द बिगर थिंग इज़ पीपल रियली वांट टू एंगेज in debates and they want to hold controversial, interesting debates, क्योंकि ये एक सब बहुत दुनिया में कहीं और ऐसी जगह नहीं आपको मिलेगी कि एक इतना आला इदारा जो कि 200 साल से ज़्यादा पुराना है, which is इंग्लैंड में कहते हैं it's called the last bastion of free speech, it's completely student run, and that is phenomenal, right? Like आपको दुनिया में कहीं ये चीज़ नहीं मिलने वाली। So that is a huge aspect of why people want to get involved with it. Now I was talking about my own journey. Honestly, मेरा कोई grand ख्वाब नहीं था, मैं को अपने आप को इतनी बड़ी चीज़ नहीं समझता कि मैं आया और मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। I joined Oxford. पहली टर्म तो मैंने यूनियन में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सेकेंड टर्म में I ran to help a friend out. And वैसे ही मैंने तुक्के में जो कहते हैं ना अपना नाम डाल दिया और मैंने किसी ना अपने फैमिली को बताया कि मैं लड़ रहा हूँ। वो हमारी स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन था जिस तरह सेनेट होता है हमारा, और मैं तुक्के में डाल दिया अपना नाम। मैंने किसी को नहीं बताया, कहीं घर वालों को, मैंने कहीं प्रॉब्ली हार जाऊँगा, मेरी बेइज्जती होगी, और मैंने लोगों को कहा कि मैं पेपर कैंडिडेट ही हूँ, बस मैं मतलब कोई इतना कि मैंने कहा वजात नहीं दे रहा था ना कि मैंने कहा जो हारने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कोई प्लानिंग तो की नहीं, लास्ट में लड़ रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र हो, आई वॉन। And then I ran as vice president straight after that, and I won that. और उसके बाद I ran for president, और that was a very challenging experience. But I'm sure we'll get into that. अगर थोड़ा सा मुझे बताओ आपके how do you one run for the president and what's the whole ecosystem around that? So ये पूरा like operate कैसे होता है if you want to go into an Oxford Union की presidency लेने के लिए, like what's the whole, you know, very roughly if you can give a sketch. So roughly you've had to had prior experience in the union. कुछ eligibility criteria होते हैं जो आपको meet करने होते हैं, पर मैं आपकी audience को bore नहीं करूँगा उनके साथ, पर basically आपको union में होना पड़ता है। और जो usually presidents हैं जो बने हैं वो they've been involved in the union for many years, पर मैंने तो मुझे it took me 9 months from my first date getting involved to winning president. मेरा बहुत fast track journey थी, which is not representative of how usually people become president. But you need some background experience. और जो presidency की campaign होती है, मतलब ये at the end of the day आपको लगेगा मजाक है कि student organization है तो इतना क्या हो सकता है, but it really is the best example I can give you, the best way to explain it is think of it as a simulation. Okay, it's a simulation, and within that simulation, it is as if you're running a general election. मेरी जब मैं प्रेसिडेंट लड़ा था मेरी पूरी टीम थी, स्लेट थी, जो स्लेट किसको हम कहते हैं उसको आप समझे जैसा पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो मेरी वाली का नाम था ब्रिज, ब्रिज डिवाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है, फिर एक ट्रेजरर कैंडिडेट था, फिर सेक्रेटरी के था, फिर सेनेट के मेरे उम्मीदवार थे, फिर मेरे सेक्रेटरीज कमेटी के थे, ये मेरी इलेक्टेड टीम थी, फिर पीछे मेरी एक साथ कैंपेन टीम थी जो मेरे हेल्पर्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल वाले थे हेल्पर्स, फिर एक लीगल टीम भी होती है क्योंकि यहाँ इलेक्शंस जो यूनियन के बहुत लिटिजियस होते हैं, यहाँ भी लोग धांधली की शोर मचाते हैं, यहाँ भी इश्यूज होते हैं, और बहुत लोग कोशिश करते हैं अपने पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स हैं मुखालफिन को प्रोसिक्यूट करने की, तो वो लीगल टीम भी थी, फिर एक नैरेटिव वाली भी टीम थी। तो वो पूरा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर अब इस तरह समझें जैसे एक जनरल इलेक्शन में एक पार्टी होती है, पार्टी के टॉप पे होता है एक बंदा जो कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का, नीचे पार्लियामेंट के सारे कैंडिडेट्स होते हैं, और साथ एक मीडिया एलिमेंट होता है, लीगल एलिमेंट होता है, वो सारा मौजूद था। तो वाज अ फुल फ्लेज कैंपेन, वाज अ 4 month कैंपेन, और मेरे खिलाफ जो लड़ रहा था
शख्स वो मेरा ख्याल है क्योंकि आई थिंक 9वीं या 10वीं जनरेशन है सॉरी 9वीं 10वीं सॉरी नॉट 9वीं 10वीं जनरेशन 9th or 10th individual in his family to go to Oxford और उसकी फैमिली यहाँ पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और उसने he all his family friends went to Oxford and for him and for people like that Oxford Union presidency is a rite of passage, right? It's a birthright and for people like that us coming into politics in the union is something which is insane, right? So उन्होंने उनके लिए it was in the last 20 or 30 years the fact that you have a Pakistani competing against someone जो कि very much एक British aristocracy का हिस्सा है, it was a foregone conclusion कि एक तो ये सब बंदे लड़ नहीं सकते या अगर लड़ेंगे भी तो जीत नहीं सकते, तो वो बहुत एक चैलेंज था पर भरपूर मेहनत की and I got one of the highest record number of votes that they've had in the union's elections history. और इसको अगर आप थोड़ा सा समझाओ कि जो वोट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? इज इट लाइक फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस? All members of the union, not all students. ओके, जस्ट द मेंबर्स. और कितने मेंबर्स हैं टोटल? Members हमारे at any given time in Oxford are about 14,000-15,000. ओके, सो उसमें से आपने मैक्सिमम नंबर्स बेसिकली यू नीड टू एक्वायर एंड देन And it's all in person voting. और in person आके voting होती है. And then again, coming from Pakistan, studying here in different schools and universities, and then finally moved to Oxford, because you didn't have a big ecosystem of your own. जैसे यहाँ तो लोग नॉर्मली होता है कि बैचलर से जब आप शुरू करते हैं तो एक ताल्लुकात बनते हैं, एक इकोसिस्टम बनता है. So how did you build relationship with the union, Oxford Union के जो members थे उनके साथ कि they then vote you, and why they don't vote the British person? मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर इंसान सच बोले और इंसान जो and if you really believe in what you're saying कि अगर मैं सच बोलूं और जो मैं कह रहा हूं मुझे उसमें यकीन है, मुझे यकीन है कि मैंने ये डिबेट करनी है, मेरा ये विजन है, तो बेशक रिश्ता मैं उनको ज़्यादा लंबा देर नहीं भी जानता हूँ, people believe you and people trust you. I think credibility is the biggest thing and I've tried. मैंने अपनी जो यूनियन की कैंपेन थी मैंने वही फोकस किया. मैंने बड़े सिंपली कहा कि जो मुझे चीज़ें आती हैं वो ये हैं और ये मेरा विजन है, और जो चीज़ें मुझे नहीं आती हैं वो भी ये हैं और ये मैं नहीं कर सकूँगा. And then what's the मंशूर of the president and what was yours? जैसे उर्दू में एक मंशूर का word is the right word. Manifesto मंशूर. हाँ, manifesto के why were you like why should they vote you and Yeah. like what were you sort of providing compared to जब और लोग लड़ रहे थे? मेरा जो पर्सपेक्टिव जो मेरा मंशूर था ये था कि ऑक्सफोर्ड जो है वो भी अब बदल रहा है. पहले आज के आपको मैंने भी टूर दिया, आपने देखा होगा जितनी फोटोज़ हैं, जितनी पोर्ट्रेट्स हैं, they're all old white men. But that's changing as Oxford is becoming more international. So my manifesto pledged to discuss issues, not only British issues, but also issues which affect the international community and affect people from all corners of the world. Because really union जो है एक ये इतनी prestigious debating society है कि जो दुनिया में discourse होता है, right? जो दुनिया में debate के topics होते हैं वो union set करता है. ठीक है, इन्होंने एक debate की थी कि this house would not fight for king and country world war में, that set the discourse of whether England should join the world war or not. इन्होंने debate की थी 70s में कि इंग्लैंड ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करना है कि नहीं, दैट्स द डिस्कोर्स फॉर दैट एट दैट टाइम. तो ये एक जो एक एजेंडा सेटिंग पावर है यूनियन की वो बहुत इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मेरा मैनिफेस्टो था कि वो पावर यूज़ की जाए टू रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड, टू शेड एम्फेसिस, टू शेड लाइट ऑन issues around the world which matter, like the cause in Palestine, like the cause in Kashmir, like other debates as well. For example, there's a huge concern on whether Islam is compatible with democracy or not. वो भी मैंने कराई. Or concerns on the war on terror, and now that it's sort of near its ending phase, on how that affected the Middle East. तो ये एक था. दूसरा पर्सपेक्टिव था मेरा वो था कि हम लोग एक बहुत प्रिविलेज्ड इकोसिस्टम में हैं. ठीक है, बहुत ये एक प्रिविलेज्ड इकोसिस्टम है कि ऑक्सफोर्ड में हो और ऑक्सफोर्ड यूनियन में हो और वहाँ डिबेट्स में हो और आप नैन्सी पेलोसी को मिल रहे हो और टॉम हैंक्स को मिल रहे हो, कि ये कोई मेरे में ऐसी ख़ास चीज़ नहीं कि मैं ये चीज़ कि मुझे एंटाइटलमेंट हो. तो मेरा था कि आई वांटेड टू लॉन्च अ यूनियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम
कि लोग जो हैं जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आते हैं, जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान या अक्रॉस द ग्लोब? नहीं अक्रॉस द ग्लोब ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी, मेरा एम्फेसिस पाकिस्तान पे हमेशा होगा, पर जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है उसमें लोग हर जगह से आते हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी इस चेंबर में, इस हिस्टोरिक चेंबर में आके बोल सकें, डिबेट कर सकें और सीख सकें। ये यू डोंट डिबेट करने के लिए आपको कोई आला तालीम या आला बैकग्राउंड नहीं चाहिए। डिबेट का मकसद क्या है? इन्फॉर्म करना और एजुकेट करना, राइट? कभी कभार ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है इस चीज़ में, कोई एजुकेशन नहीं है, पर उनकी ज़िंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उन लोगों को मैं प्लेटफॉर्म करना चाहूँगा। अभी तक आपने काफ़ी डिबेट्स भी करवाई, हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं जी। वो भी बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड यूनियन में आए। जी। अभी बिलावल आए हुए थे, उससे पहले आई थिंक एहसन इकबाल साहब आए, शायद खकान अब्बासी, उससे पहले भी आई एम श्योर काफ़ी लोग आए होंगे। व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग मोमेंट for you with the Pakistani side of the people? Most interesting in what aspect? Like as an example, whether in the form of debate या in a form of any interaction जो आपकी as a president या as a general member of the Oxford Union हुई हो? I think Shahid Khaqan Abbasi Saab, I thought was very well informed, और उनके जो views थे वो काफ़ी interesting थे, and he obviously has been out of these three people was the only one who's served as prime minister. तो उनकी जो insights थी पाकिस्तान की foreign policy के ऊपर, पाकिस्तान के relations with China etc, वो काफ़ी informative थे। और अगर हम लोग देखें कि अब आप तो सारा एक ग्लोबल जगह पे बैठ के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी एक तरह कर रहे हो जी। और आप लाइक पाकिस्तान को, दुनिया को देख रहे हो on a very macro level. जी। Where is the problem with Pakistan as a whole कि we are unable to position Pakistan generally a positive country या a country which can give something to the world from a very outside perspective? मैं एक complete and utter optimist हूँ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान जैसा मेरा ख्याल है जो opportunities पाकिस्तान के पास हैं इस टाइम दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं। थोड़ा ज़्यादा नहीं होगी? नहीं, because if you think about it, you need, in order for a country to grow and in order for a country to really have long-term growth, अब देखिए China had a huge population, US had a huge population, India had a huge population. Pakistan has a population of 250 million people. Where else in the world do you have a country which is the fourth or fifth largest, ठीक है, चौथा पांचवा सबसे बड़ा दुनिया का मुल्क है, 25 करोड़ आवाम है अभी, जो कि 25 करोड़ आवाम है, जो कि ग्रोथ की अभी it's still emerging। तो जो वो अपॉर्चुनिटीज़ रिप्रेजेंट करती है, इट्स इनक्रेडिबल। आपकी जो सारी इंडस्ट्री है, चाइना जा रहा है टेक की तरफ, जो हाई स्किल इंडस्ट्री है वो सारी जा रही है इंडिया, फिलीपींस वगैरह। जो लो और मिड स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, दैट नीड्स अ कंट्री विद अ सरप्लस ऑफ लेबर। तो पाकिस्तान इज प्राइम फॉर दैट। सो आई थिंक पाकिस्तान बेस्ट डेज आर अहेड। दूसरा मेरा ख्याल है, मैंने अभी पाकिस्तानी लोगों जितने मेहमान नवाज और मेहनती लोग नहीं देखे। उनको पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, भरपूर है। देखिए जो पाकिस्तानी डियास्पोरा इतना उन्होंने अचीव किया। So I'm complete optimist in the future of Pakistan. I think, inshallah, we've had difficulties in the past, but I think, inshallah, our best days are ahead. Or with the right leadership, Pakistan will emerge. And एक कहते हैं ना चीज़ में कि once the idea for something starts, nothing can stop it. I think we're on the precipice of the idea of Pakistan. And inshallah, nothing will stop Pakistan from emerging as a great power. But why Pakistan is unable to position itself as a positive or as a country like? देखिए एक जो सबसे इशू हमारा रहा है कि we've let other countries use us. हमने दूसरे ममालिक को हमें यूज़ करने दिया है। देखिए अभी पहले हम बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल कि बांग्लादेश जो है उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई उस तरह की स्किल्स नहीं थे। वो इस तरह के बांग्लादेश की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से भी ज़्यादा है इस टाइम। क्यों? क्योंकि और पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में था दोनों से, क्योंकि we let the war and terror affect us, right? We fought a war, हमने एक ऐसी जंग लड़ी जो हमारी जंग नहीं थी, right? It was not our war fight, and that caused
us incredible damage. तो इतना डैमेज हमें कॉज हुआ उससे. कौन इन्वेस्टर आया पाकिस्तान? मेरा ख्याल है अब 90 से लेके since the 90s till about the late 2018, 2019, those 20, 30 years, I'd say were 2-3 decades which we lost because there were bomb blasts going around everywhere all the time. The security situation was horrible. And no matter what we did, people were unwilling to invest in a country with such paramount security concerns. So I think once we realize that we are an independent sovereign nation who does not need to fight proxy wars for someone, we are self-reliant and we focus on, instead of being proxies for other people, we focus on developing and delivering for our people, then nothing can stop us. And what's your future plan? Do you want to come back and join politics as well? नहीं, politics का तो मुझे नहीं भी पता, but फिलहाल I want to inshallah finish my degree, finish my presidency, and then go back home, and then work in Pakistan, and then we'll see where that. And what do you want to do in Pakistan? That's to be decided, Abhi. But I think business represents incredible opportunities in Pakistan. We were discussing this before. Any जो consumer market है पाकिस्तान की, उसमें भी बहुत potential है. तो उसमें पहले focus है. Politics is long term भी बहुत देर पड़ी है. If I want to get into that. Musa, thank you so much for taking Thank the you time so much. out. It's a pleasure to have you here, and it's hope you lovely enjoyed. to. Nahi, thank you.